So hello, good afternoon everyone. Welcome to The Rankers. So let's begin today's current affairs session. So आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है दैट इज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है उसने अपने 5 साल पूरे कंप्लीट कर दिए हैं एंड इसलिए न्यूज़ में बनी हुई है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपरेशन क्या होता है। सो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। कॉपरेशन मीन्स जब वॉलेंटरी पीपल आपस में एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें वो सिमिलर ऑब्जेक्टिव देखेंगे लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, और उसको पूरा करने के लिए वो साथ में काम करेंगे। दैट मीन्स कॉपरेशन। सो यहाँ पे हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम यहाँ से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसको हम थॉरोली अच्छे से कवर करेंगे। सो पहले हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन को 5 साल पूरे हो चुके हैं एंड ये बनाई गई थी इन 6 जुलाई 2021 में एंड इस वजह से इसको 5 साल पूरे हो चुके हैं। और इसके जो हेड होंगे वो हमारे होम मिनिस्टर हैं जो कि अमित शाह जी इसके हेड देखने को मिलेंगे। एंड कॉपरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी देखने को मिलेगी जो कि इसके द्वारा मैनेज की जाती है। अर्लियर जब हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन नहीं थी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर मैनेज किया जाता था। एंड इसके बारे में कुछ यहाँ पे की फैक्ट्स हैं लाइक इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, दैट वाज इन 6 जुलाई 2021 एंड इसके मिनिस्टर रहेंगे अमित शाह। एंड ये मिनिस्ट्री एक मोटो के साथ स्टार्ट की गई थी एंड मोटो वाज सहकार से समृद्धि, दैट मीन्स प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। नेक्स्ट इसमें अमित शाह ने इसके 5 साल पूरे होने पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट की है। अब हम उनको देखते हैं। फर्स्ट वन वाज फाउंडेशन स्टोन फॉर 47 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स। पहले क्या होता था जब फार्मर को अपनी क्रॉप सेल करनी है तो उनको डायरेक्टली सेल करनी पड़ती थी, बट अब यहाँ पे हमें कुछ स्टोरेज गोडाउन्स देखने को मिलेंगी जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें फार्मर अपनी फसल को स्टोर कर सकता है एंड जब उनको लगेगा कि उनको अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं देन वो उसको उस टाइम पे सेल कर सकते हैं। एंड इससे हमें लॉस भी कम देखने को मिलेगा, वेस्टेज कम देखने को मिलेगा और फार्मर्स की इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। सेकंड इज कोऑपरेटिव इकोनॉमी। तो हम इसमें देखेंगे कि कोऑपरेटिव इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं लाइक न्यू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डेयरी एंड मार्केटिंग के लिए भी बनाई जाएगी इसी इनिशिएटिव के अंडर। देन इन चीज़ों में हमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट रहता है आपकी पॉलिटी का। सो उसके बारे में आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी वही है जहाँ पे लोग एक एसोसिएशन में वॉलेंटरी पार्टिसिपेट करते हैं टू अपनी कुछ डिमांड पूरी करने के लिए, लाइक इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है एंड कल्चरल डिमांड्स हो सकती है, उनको पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज अमूल। अमूल एक कंपनी है और ये किसी इंडिविजुअल के अंडर नहीं है, कोई इंडिविजुअल इसे ओन नहीं करता है। इसको ओन करने वाले इंडिया के सारे फार्मर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो अगर इसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो सिर्फ अमूल एक कंपनी को नहीं होगा, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे उनको भी वो प्रॉफिट होगा। इसका एक डेमोक्रेटिक रूल है दैट 1 वोट इक्वल टू 1 पीपल। दैट मीन हर इंसान के पास इसके लिए इक्वालिटी है एंड वो पूरी तरह से इसको मैनेज करने में इसमें हिस्सेदार हैं। सो अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानेंगे। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक कैसे देखने को मिलता है।
सो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, बट ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2011 का है, उसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनी थी। एंड इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। अब हम उनको समझेंगे। मैं आपको वो अमेंडमेंट के थ्रू कुछ 97 जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत जो चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं उनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। फर्स्ट चेंज हुआ था हमारे फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमें देखने को मिलेगी इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी में। ये एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकता है, उसको ऑपरेट कर सकता है। एंड अगर उसे वहाँ पे वायलेशन देखने को मिलती है किसी भी तरह की, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बिकॉज ये उसका फंडामेंटल राइट है एंड दिस इज जस्टिसिएबल। सो जो सेकेंड चेंज हमें देखने को मिला दैट वाज इन डीपीएसपी। जो कि हमें देखने को मिलेगा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51। तो इसमें हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रावधान देखने को मिलता है दैट इज इन आर्टिकल 43B। इसमें स्टेट को रेगुलेट किया जाता है कि वो प्रमोट करे एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी गवर्नेंस, और ये सब हमें आर्टिकल 43B में देखने को मिलता है। देन एक नेक्स्ट चीज़ इसमें ऐड हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, दैट वाज एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिला था, दैट वाज पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंशन देखने को मिलता है फ्रॉम द आर्टिकल्स 243 ZH2 243 ZT। तो ये पार्ट्स हैं एंड ये आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं अबाउट एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके इलेक्शन, उनकी गवर्नेंस, किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसकी अकाउंटेबिलिटी है। ये आर्टिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 आया, तो किस तरह से उसने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए, किस तरह से उसने, सबसे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी के लिए हमारे पास जो आर्टिकल डील करता है दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी। देन हमने देखा डीपीएसपी में, इसमें रहेगा हमारे पास आर्टिकल 43V। देन जो थर्ड चेंज था दैट वाज एक नया पार्ट इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज पार्ट 9B फ्रॉम द आर्टिकल्स 243 ZH2 243 ZT। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हमारी रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, और आप सब लोगों को ये पता होनी चाहिए क्योंकि इनसे
क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप HAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी और HPPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट देखेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। इसमें मेनली मैं एक लास्ट रिवीजन आपको करवा देती हूँ। हमने कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के बारे में देखा, जो कि हमारी 2021 में बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड अभी हाल ही में इसको 5 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैंने आपको सारे इसकी अमेंडमेंट बता दी, किस अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस उसकी वजह से आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड आप ये सब चीज़ें अच्छे से गो थ्रू करके ये चीज़ें समझ सकते हैं, और इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो अब हम प्रोसीड करेंगे अपने सेकंड न्यूज़ की तरफ, और इसमें हमें देखने को मिल रहा है नोटिस टू मेटा ओवर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एड्स। सो रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को आई जिसमें हमें इंस्टाग्राम पे कुछ एब्यूजिव एडवर्टीजमेंट थी जो कि चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट कर रही थी। इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने मेटा को नोटिस दिया कि इस तरह की एडवर्टीजमेंट आपके प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही है, एंड इसको इमीडिएटली यहाँ से रिमूव किया जाए। उस पर मेटा का क्या रिस्पॉन्स था? मेटा का रिस्पॉन्स था कि n नंबर ऑफ यूज़र्स इंस्टाग्राम को चलाते हैं, एंड समटाइम्स ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को मैनेज करना। सो जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो कभी कभी लूप होल ढूंढ लेते हैं, और इस तरह की एक्टिविटी को करने में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसलिए हम जानेंगे, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है, क्योंकि इसमें चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में बात हो रही है। ये हमारी सोसाइटी के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो अब हम इसको समझेंगे कि ट्रिगर क्या था इसमें। सबसे पहले देखते हैं, BBC इन्वेस्टिगेशन में हमने देखा कुछ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, हमें उसकी एडवर्टीजमेंट देखने को मिली, एंड उसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन था। उन्होंने मेटी के थ्रू मेटा को नोटिस भेजा कि इस तरह की एड्स इनको इमीडिएटली यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। सो देन हमने देखा डेडलाइन इसकी थी कि मस्ट प्रोवाइड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद इन 7 days। तो सबसे पहले हम मेटा के बारे में जानते हैं। मेटा एक कंपनी है जो कि लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन कंपनियों की हेड कंपनी है, एंड उसमें जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना मेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो अगर इस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिलेगा तो हमारा जो एक्शन होगा अगेंस्ट मेटा होगा, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, जो कि न्यूज़ बता रही है। अब हम जानेंगे कुछ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, एंड इसमें एक टर्म हमें देखने को मिलती है दैट इज CSAM। इसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, एंड अर्लियर इसका यूज़ नहीं किया जाता था। इसका यूज़ नहीं किया जाता था। यहाँ पे यूज़ किया जाता था टर्म का दैट इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बट पोर्नोग्राफी में हमें कॉन्सेंट देखने को मिलता है, एंड इसमें जो चाइल्ड है वो कभी भी कॉन्सेंट नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन CSAM का यूज़ करती है। और इसमें जो चाइल्ड की बात की गई है उसमें जो 18 ईयर्स से कम एज के बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है, और उनका जो कंटेंट है वो पूरी तरह से इलीगल है। ना कि सिर्फ इंडिया में, वो वर्ल्ड में पूरी तरह से इलीगल है। इस तरह का कंटेंट आपको पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप इस तरह का कंटेंट सर्कुलेट करते हैं। और थोड़ा सा हम समझते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल क्या होता है, जिसमें किसी भी चिल्ड्रन की आपको वीडियो, फोटोज़ या फिर कोई एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है, तो उस कंटेंट को हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल के रूप में देखते हैं। देन इसमें कहा गया है कि डिफेंस में क्या गया है, मेटा क्लेम्स अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यूटिलाइजिंग AI डिटेक्शन फॉर इट्स 3.5 बिलियन यूजर्स। तो देखिए, चिल्ड्रन जो है एक बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है हमारी सोसाइटी का,
तो अगर उनके अगेंस्ट इस तरह का एक्सप्लॉइटेटिव मटेरियल हमें देखने को मिलता है तो उसके अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेटिव पॉलिसी हमें यूज़ करनी चाहिए एंड इन चीज़ों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए एंड ये क्रिमिनल ऑफेंसेस है और इस पे बहुत क्रिटिकल पनिशमेंट होनी चाहिए। देन हम यहाँ पे देखेंगे इसमें हमें क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क देखने को मिलेंगे, क्या चैलेंजेस हैं एंड वे फॉरवर्ड क्या क्या रहने वाले हैं हमारे पास। सबसे पहला है लीगल फ्रेमवर्क। इट इज़ गवर्न्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक एक्ट है। इसमें साइबर क्राइम, इलीगल कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती है उसके अगेंस्ट ये काम करता है एंड इट रेगुलेट्स ऑनलाइन ऑफेंसेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इन सब की जिम्मेदारी इस एक्ट के पास है। देन इट मैंडेट्स स्ट्रिक्ट इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस फॉर कंटेंट होस्टिंग। ये सब चीज़ें हमारा आईटी एक्ट 2000 के अंडर देखने को मिलता है एंड इसमें आपको एक और एक्ट देखने को मिलेगा, दैट इज पॉक्सो एक्ट 2012। पॉक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 एंड ये भी स्पेशली चाइल्ड का अगर हरासमेंट हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कोई एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट काम करता है और इस तरह के काम पूरी तरह से इसमें इलीगल है एंड उनको पनिशेबल बनाया जाता है। सेकेंड इज चैलेंजेस और इश्यूज क्या रहेंगे हमारे पास। फर्स्ट वन इज एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। पेड एड्स हमें देखने को मिलती है एंड ये प्रमोट करते हैं इलीगल कंटेंट को, जिसमें मेटा का कहना है कि कभी कभी फ्रॉडस्टर्स लूप होल ढूंढ लेते हैं और उसको उस टाइम पे रोक पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है उस टाइम पे एंड ये चीज़ें उस तरह से प्रमोट हो जाती हैं आगे। देन सेकेंड इज स्केल ऑफ एनोनिमिटी। 3.5 बिलियन यूज़र्स हैं हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें एक पर्टिकुलर इंसान को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है अपने आप में ही। सो हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक्ट्स की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों को टाइमली ट्रैक कर सके और ऐसा कोई हमें मटेरियल ऑनलाइन दिखता है तो उसको इमीडिएटली वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। देन वी हैव रिएक्टिव प्रमोटिंग, इनएडिक्वेट प्रोएक्टिव हमें डाटा देखने को मिलता है और इसके थ्रू भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन वी हैव कुछ यहाँ पे वे फॉरवर्ड दिए गए हैं कि किस तरह से हम आगे चीज़ों को नॉर्मल कर सकते हैं। स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ आईटी इंटरमीडिएटरी रूल्स। सो हमें अपने आईटी रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, जो पनिशमेंट है उसको भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन सर्कुलेट ना हो। देन सेकेंड इज प्रोएक्टिव गवर्नमेंट टेक कोलैबोरेशन टू ब्लॉक CSAM नेटवर्क्स। तो हमें गवर्नमेंट टेक कोलैबोरेशन में भी काम करना चाहिए ताकि इस तरह का कंटेंट अगर आता है तो उसको इमीडिएटली वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए और वो किसी भी तरह से सर्कुलेट ना हो पाए। देन द थर्ड वन इज स्ट्रेंथनिंग डिजिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड कंटेंट मॉडरेशन फ्रेमवर्क। तो इन सब चीज़ों पे काम करके हम लोग थोड़ा सा जो ये कंटेंट इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स ऑनलाइन हमें देखने को मिलती है उसको रोक सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम देखते हैं कि चिल्ड्रन एक बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का। तो आज के टाइम पे 18 ईयर्स से जो कम बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं एंड हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में उनको सेफ नहीं रखना है बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी एक उनको सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें एक सेफर एनवायरनमेंट दे सकें ताकि वो डिजिटली कनेक्टेड रह सके वर्ल्ड से और अपनी डेवलपमेंट को प्रमोट करते रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंसान के इनिशिएटिव से नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, एज अ सोसाइटी हम सबको एंड गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लाने होंगे जिससे हम एक सेफर एनवायरनमेंट बना सकेंगे चिल्ड्रन के लिए। देन इसमें हम देखेंगे एक पॉसिबल मेंस क्वेश्चन इसके लिए यहाँ पे अटैच किया गया है, आप इसको ज़रूर एनालाइज करें और इस आर्टिकल के थ्रू इसका आंसर देने की ट्राई करें। द क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज
in propagating cyber crimes against children. How can the Information Technology Act 2000 be leveraged to ensure digital accountability? So ये आपने 150 वर्ड्स में लिखना है एंड अपने अकॉर्डिंगली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक क्विक हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। देखो ये पूरा जो न्यूज़ है पूरा, इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है, क्योंकि एक न्यूज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट हमें क्या देखना है, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQs गो थ्रू करोगे एंड देखोगे कि किस तरह का पैटर्न रहता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। अगर आपके पास पूरा आर्टिकल ये है तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा सेगमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें मेनली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लाइक हमने देखा CSAM, इसकी फुल फॉर्म हमने देखी, लाइक इट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, जो कि मैंने बताया आपको इसके पहले ये टर्म यूज़ नहीं की जाती थी, यहाँ पे यूज़ किया जाता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बट उसकी जगह पे अब हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये वाली टर्म यूज़ करते हैं। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए रादर कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यूज़ करें। और इसमें मैंने आपको बताया कि चाइल्ड वो होंगे जो 18 ईयर से कम के बच्चे हैं, तो उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, उनके सेक्सुअल ऑफेंस और हरासमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। देन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको IT एक्ट 2000 पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको एक्ट पूछा जाएगा, देन आपको मैच करना है द ईयर, तो इसलिए आपको हर एक्ट की ईयर भी पता होनी चाहिए और थोड़े बहुत इनके इनिशिएटिव पता होने चाहिए। लाइक ये हमारे साइबर क्राइम को देखता है, देन ऑनलाइन जो भी कंटेंट है उसको रेगुलेट करता है, वो IT एक्ट 2000 के अंडर आती है चीज़ें। देन मैंने आपको एक पॉक्सो एक्ट बताया था, ये वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है जो कि 2012 का एक्ट है, एंड ये भी चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगेंस्ट ये भी है, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सब इस पूरे आर्टिकल का एक ओवरव्यू था एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से चीज़ें इसमें थी, किस तरह से हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल के बारे में देखा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास रहने वाली है दैट इज़ ट्राइबल प्रोटेस्ट ओवर केन बेटवा रिवर लिंक। तो आपने देखा होगा रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट अभी हाल ही में न्यूज़ में बना हुआ है एंड देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हो रही है, कौन सी एजिटेशन हो रही है, कहाँ इसकी लोकेशन है, क्या मेन इशू है, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एजिटेशन क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइबल विमेन इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट कर रही हैं और उन्होंने एक हैंगिंग सत्याग्रह लॉन्च किया है। हैंगिंग सत्याग्रह एक ऐसा नहीं है कि वो सच में हैंग कर रहे हैं, वो जस्ट एक एक्शन है उनका टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ताकि वो अपने जो प्रॉब्लम्स है उनको गवर्नमेंट के सामने बता सके कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तो वो गवर्नमेंट को बता सके। तो ये मेन उसका इनिशिएटिव है, दैट इज़ हैंगिंग सत्याग्रह। देन लोकेशन देखेंगे हम, ये कूपी विलेज ऑन द बैंक ऑफ द बराना रिवर है। तो कई बार एग्ज़ाम में लोकेशन भी पूछी जा सकती है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक न्यूज़ है, तो आपको ज़रूर ये नाम भी पता होना चाहिए, कूपी विलेज एंड ऑन द बैंक्स ऑफ बराना रिवर। सो थोड़ा सा हम पहले समझते हैं कि केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो क्या है और इसका क्या काम रहने वाला है। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें हम केन और बेटवा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं नॉर्दर्न इंडिया की, और ये आपको मेनली देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश एंड यूपी में, ये मेनली फ्लो करती हैं एंड दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ आवर यमुना रिवर। तो ये आपको देखने को मिलेंगी एंड इन दोनों को कनेक्टेड किया जा रहा है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास पानी है तो वहाँ से हम ट्रांसफ़र करेंगे पानी, जहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी वाले एरियाज़ हैं उनके लिए ट्रांसफ़र करने का ये जो एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है।
तो इसे हमें देखने को मिलेगा, इरिगेशन में हमें हेल्प मिलेगी। देन हमारी जो वाटर स्कार्सिटी है उसको कम किया जाएगा। देन हो सकता है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा इशू। इसमें अब हम देखते हैं कि मेन इशू क्या है। डिमांडिंग रिहेबिलिटेशन पैकेज इंक्रीज फ्रॉम 12.5 लाख टू 25 लाख। तो जो ट्राइबल पीपल है, अब मैं एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जो ट्राइबल कौन से ट्राइब के लोग हैं जो मेनली अफेक्टेड होंगे इस चीज़ से, वो रहने वाले हैं आपके गॉन्ड्स एंड कोल्स, जो कि मेनली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ की ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये जो मेनली अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी ट्राइब्स वहाँ पे अफेक्टेड रहने वाली है, तो आप ये ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये एक विमेन लेड इनिशिएटिव है। यहाँ पे जो मेन लीड है वो विमेन ने ली है, और उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया कि एक हैंगिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने ग्रीवेंसेस जो है गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो उनका मेन प्रॉब्लम जो है, मेन इशू जो है, अगर गवर्नमेंट आपको बता रही है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहने वाला है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, इरिगेशन में वाटर स्कार्सिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर पाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसमें हम बना सकते हैं, तो ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसमें पहला जो मेन रीज़न है प्रोटेस्ट का, दैट इज़ कि इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपने जो फॉरेस्ट है वो छोड़ने पड़ेंगे। देन द सेकेंड इज़ कि इनको एक जो रिहेबिलिटेशन के लिए इनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, एंड जो कंपनसेशन, थर्ड वन इज कंपनसेशन है, वो भी इनके अकॉर्डिंगली कम इन्हें मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। देन अब हम इसके कुछ इम्पैक्ट जानेंगे, इम्पैक्ट क्या रहने वाला है प्रोजेक्ट का। सो जो हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट, वो काफ़ी इसको अपोज कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। सबसे पहला इसका मेन जो रीज़न है, दैट इज़ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पास करेगा पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व से। तो ये इसको भी इम्पेक्ट करेगा। हो सकता है इसका बहुत सारा एरिया इससे ख़त्म हो जाएगा, इसकी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी, एंड यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी ये बैडली इफ़ेक्ट करेगा। तो इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना ये है, एंड ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। देन इसमें गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमने देखा, दैट गवर्नमेंट का मानना है कि ठीक है, आप लोगों को कंपनसेशन कम मिल रहा है, तो हम लोग 5 लाख से बढ़ा के, उन्होंने पहले 12.5 लाख कंपनसेशन कर दी थी, बट अब इन्होंने 12 लाख से भी बढ़ा के ये 25 लाख कर दिए। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 12 लाख से बढ़ा के इन्होंने कंपनसेशन 25 लाख कर दी है। एंड दूसरा, गवर्नमेंट का मानना है कि फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, इरिगेशन के लिए, एंड वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें इसको फिर से रिस्टार्ट करने के लिए की हैं। देन नेक्स्ट इसमें हम कुछ चीज़ें देखेंगे। कैन बिटवा डेवलपमेंट गोल्स वर्सेस इकोलॉजिकल फॉलआउट। तो इसमें हमें देखना है कि इससे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स कौन से देखने को मिलेंगे। देन इसमें इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स क्या रहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके। पहला हमने देखा कि फर्स्ट लिंक प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ये रहने वाला है। देन सेकंड इज एम्स टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट रिवर बेसिन्स। तो जहाँ पे पानी हमारे पास ज़्यादा है वहाँ से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे उन एरियाज में जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। देन डिज़ाइन फॉर मैसिव वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और इसमें इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स क्या रहेंगे हमारे पास। सबसे पहला इकोलॉजिकल हम देखेंगे, ये थ्रेटन करेगा लोकल वाइल्ड लाइफ को, एंड जो कि मैंने अभी बताया आपको लार्जली फॉल करता है पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को ये ख़त्म करेगा, वहाँ के एरिया को कम करेगा, एंड लोकल वाइल्ड लाइफ को भी ये इम्पैक्ट करेगा। देन सोशली भी इसके कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। सीवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो कि मजगांव एंड रंज एरिया में रहने वाली है। सीवर डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें एक
अच्छी रिहेबिलिटेशन भी करनी होगी, अच्छा कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशियल एक्सक्लूजन ऑफ 750 फैमिलीज फ्रॉम रिहेबिलिटेशन सर्विस। तो देखिए जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ 750 फैमिलीज़ को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है इंडिया के लिए। लाइक इरिगेशन प्रॉब्लम को ये दूर करेगा, देन हमें वाटर स्कार्सिटी की से भी बचाएगा, जहाँ पे पानी की कमी रहती है उन एरियाज़ में वाटर की सप्लाई को अच्छे से पूरा करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ये हेल्पफुल होगा। बट कोई भी प्रोजेक्ट तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वहाँ पे पूरी तरह से जो एक एनवायरनमेंट को नुकसान मिल रहा है हम उसको अच्छे से ना देखें, एंड जो ट्राइबल फैमिलीज़ वहाँ से डिस्प्लेस हो रही है उनको एक अच्छा रिहेबिलिटेशन या फिर एकोमोडेशन एंड कंपनसेशन अच्छे से ना मिले, तब तक इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता है। तो ये मेन पॉइंट्स थे इस पर्टिकुलर आर्टिकल के। तो इसमें हमारे पास पॉसिबल जो मेंस क्वेश्चन रहने वाला है, दैट इज़ critically examine the ecological and socio-economic impacts of river interlinking projects in India with special reference to the Ken-Betwa project. तो इस आर्टिकल को समझ के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देन एक 30 सेकेंड रिवीजन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा केन बेटवा नॉर्दर्न इंडिया की 2 रिवर्स हैं एंड ये मेनली एमपी एंड यूपी में फ्लो करती हैं। देन ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। देन इसमें जो कुछ हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखेंगे जो हमारी एग्जाम रेलिवेंट है, ज़्यादा डीप जाने की अकॉर्डिंग टू मी ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अपने नॉलेज के लिए इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ाऊँगी एंड उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहेगा। देन पन्ना टाइगर रिजर्व इसमें मेंशन हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सबसे फर्स्ट थिंग इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इसमें मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में बताया, मेनली जो अफेक्टेड ट्राइब्स रहने वाली है वो हमारे पास गॉन्ड्स एंड कोल्स रहने वाले हैं एंड 752 फैमिलीज इस प्रोजेक्ट के अंडर अफेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगी। एंड एक बराना रिवर आप याद रख सकते हैं, दो इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, बट ये पूछी जा सकती है। फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से एरिया में, उस एरिया में जहाँ पे प्रोटेस्ट चला है, कौन सी रिवर वहाँ पे फ्लो करती है, दैट इज़ बराना रिवर। एंड ये कुछ वहाँ का एरिया है, इसको भी आप याद रख सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का रहने वाला है, दैट इज इसरो टेस्ट क्रूशियल गगनयान सेफ्टी सिस्टम्स। तो देखो इसमें एक इसरो का जो गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है उसके कुछ सेफ्टी सिस्टम उन्होंने अभी टेस्ट किए हैं और उसमें सक्सेसफुल भी रहे। बट हम इसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे, हम अभी देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट रहने वाली है, हम उस पर फोकस करेंगे रादर कि हम डीपली इस पूरे टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि अभी तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। जब ये लॉन्च होगा उस टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी और उस टाइम पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो अभी हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिशन है। सबसे पहले तो मिशन लॉन्च किया जा रहा है इसरो के अंडर। सेकेंड इसकी मिशन क्या रहने वाला है, ये रहेगा इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट मिशन, सॉरी। तो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहने वाला है और इसमें आपको पता लग रहा होगा इसमें
हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं इन आवर स्पेस। तो इसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं और इसका पीरियड रहेगा 3 डेज। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन 3 एस्ट्रोनॉट को हमें स्पेस पे भेजना है 3 दिन के लिए और उनको सेफली वापस लैंड करवाना है अपनी अर्थ पे। एंड ये रहेगा आपका अराउंड 420 किलोमीटर ऑफ लोअर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। देन इसमें कुछ और जो इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे इंडिया के एस्ट्रोनॉट हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी रशिया में। रशिया से उन्होंने ट्रेनिंग ली है इस चीज़ के लिए एंड कुछ ट्रेनिंग उन्होंने पर्टिकुलर अपने इंडिजीनियसली इंडिया में ही ली है। देन जो नेक्स्ट इसमें रहेगा, अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल रहता है तो हम आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना, इनके बाद हम 4th नंबर पे होंगे जो ये मिशन लॉन्च करेंगे और इसमें सक्सेसफुल होंगे इंडिजीनियसली। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे स्पेस एंड टेक के लिए। बट अभी इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आई थिंक इनफ है, क्योंकि अभी ये जो मिशन है लॉन्च होगा, देन उस टाइम पे जो एक अलग इसका एक आर्टिकल होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम ऑफ व्यू से। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें एंड कौन सा हमारा गगनयान ये इंडिया फर्स्ट होने वाला है जो कि ह्यूमन फ्लाइट जिसमें ह्यूमंस जाएंगे, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देन इसमें जो पॉसिबल मेन क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन्स achieved by ISRO in ensuring crew safety for the Gaganyaan mission. How will this mission benefit India's space sector? तो आप देख सकते हैं, अगर आपने इसको ट्राई करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, तो आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन एक रिवीजन देखते हैं। गगनयान मिशन हमने देखा, ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट मिशन रहने वाला है जिसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजने वाले हैं अराउंड 420 किलोमीटर ऑफ लोअर ऑर्बिट ऑफ अर्थ। और इसका जो लॉन्च व्हीकल होने वाला है दैट इज LVM Mark 3 रहने वाला है। तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है। एंड हमने देखा 3 एस्ट्रोनॉट हमारे जाएंगे एंड वहाँ पे 3 दिन का ये टोटल हमारा एक्सप्लोरेशन रहेगा और हमारा मेन मोटिव है कि उनको वहाँ पे सेफली भेजना है एंड सेफली लैंड करवाना है अर्थ पे। सो ये एक मैंने आपको आइडिया दिया है इस आर्टिकल के बारे में। इन फ्यूचर जब ये लॉन्च होता है तो हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पे एंड में इसकी सिंथेसिस देखेंगे हमने आज कौन कौन से टॉपिक कवर किए। पहला था गवर्नेंस द रेगुलेटरी लेग। तो मेटा एंड CSAM का हमने जो पर्टिकुलर अपना आर्टिकल डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है एंड जो भी हमारा ऑनलाइन कंटेंट रहता है उसको अच्छे से रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी हमारा सोसाइटी का सेक्टर वहाँ पे वायलेट ना हो और उसकी कोई भी हमें हरासमेंट या फिर एक्सप्लॉयटेशन देखने को ना मिले। सेकंड हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखा, दैट केन बेटवा प्रोजेक्ट हमने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंडिया के लिए। बट हमने देखा कोई भी जो हमारे पास प्रोजेक्ट है तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो एनवायरनमेंट के अंडर हो, उसमें एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर कंपनसेशन मिले, रिहेबिलिटेशन उनका अच्छे से हो। अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल रहती है तभी हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल समझेंगे। देन थर्ड वन हमने देखा गगनयान, एक बहुत ही साइंस एंड इंडिजीनियस फ्रंटियर से इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए एंड
बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी ये जब लॉन्च होगा उस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैंने जो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है आप उसी को गो थ्रू कर सकते हो। एग्ज़ाम में अगर अभी इससे कोई क्वेश्चन बनता है तो यही रहेगा दैट क्या यहाँ पे गगनयान मिशन रहेगा एंड कितने इसमें लोग होंगे, फर्स्ट ये ह्यूमन के थ्रू रहने वाला है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ह्यूमन जाने वाले स्पेस पे, कौन से ऑर्बिट पे हमने देखा लोअर ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड 420 किलोमीटर ही रहने वाला है। एंड ये सब चीज़ें आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये सारा कंक्लूजन था हमारे पूरे डिस्कशन का। सो एट द एंड ये हमारे QR कोड्स हैं, आप इनको स्कैन कर सकते हैं एंड इसके अंडर आप हमारी जो ऐप है द रैंकर्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी जो प्रेपरेशन आप कर रहे हो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इनको डाउनलोड करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।